नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। पिछले 2-3 दिनों में मणिपुर को लेकर जिस तरह मोदी जी घिर गए हैं, उसके बाद लगा कि अब शायद सरकार के और बीजेपी के रवैये में कोई फर्क आएगा। शायद बीजेपी को एहसास होगा कि केवल सबसे बड़ी पार्टी होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके लिए बड़प्पन भी दिखाना होता है। शायद मोदी जी को एहसास होगा कि जिस कुर्सी पर वो लगातार दूसरी बार बैठे हैं, वो केवल विश्व गुरु बनने के ख्वाब के लिए नहीं है, बल्कि उस पर बैठ करके प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी भी निभानी होती है। लेकिन बीजेपी से तो किसी बात की उम्मीद रखना ही दोस्तों गलत है, क्योंकि देश में इतना कुछ हो रहा है, मणिपुर में इतना कुछ घट गया और अब भी घट रहा है। उसके बावजूद बीजेपी अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह विपक्ष की गलती ढूंढ रही है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी विपक्ष के डर से डर गई है और इस बात से डर गई है कि अब उसकी सत्ता जो है वो जा सकती है। इसीलिए जब तक बीजेपी अपनी बातों के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है, जब तक सत्ता पर वो बनी हुई है, तब तक विपक्ष के नेताओं को कोसने में लगी रहती है। आपको याद होगा कि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, यानी अभी 2 दिन पहले, और उसी 20 जुलाई को ही पीएम नरेंद्र मोदी संसद भवन के ठीक बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए मणिपुर की घटना पर पहली बार दुख और क्रोध दोनों जताए। लेकिन साथ साथ उसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान को भी वो लेकर आ गए, क्योंकि वहां चुनाव है और बीजेपी की हालत वहां खराब है, खस्ता है। पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फटाफट, उसके बाद बहुत कुछ सुनना भी बाकी है। सुनिए पहले मोदी जी को। लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर। तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे, ये संसद भवन के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की बात कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, यानी कि केंद्र सरकार, उससे और मणिपुर से जवाब मांगा है। अब इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का नाम लेने के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे थे, तो उनके तमाम साथी जो बीजेपी के नेता हैं, अब इन दोनों राज्यों के अलावा बंगाल और बिहार को भी सामने ले आए और वहां भी महिला सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। यानी जहां भी गैर बीजेपी सरकार है, वहां की कमियां बीजेपी नेता दिखा रहे हैं। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि मुद्दा केवल महिला सुरक्षा का नहीं है, मुद्दा उन हालात का है जो मणिपुर में 3 महीने से बने हुए हैं और अब भी सुधर नहीं रहे हैं। मुद्दा यह है कि जब मणिपुर की जनता को सरकार से सुरक्षा की जरूरत है, तो न राज्य सरकार कहीं दिख रही है और न ही केंद्र सरकार दिख रही है। ये तो हम देख रहे हैं कि महिलाएं पूरे देश में असुरक्षित हैं, ये सब देख रहे हैं। हर जगह महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन राजस्थान, बंगाल, बिहार या छत्तीसगढ़ में 3 महीने से इंटरनेट बंद नहीं है, 3 महीने से वहां सुरक्षा बल तैनात नहीं है, न ही इन राज्यों में लगातार 2 समुदायों के बीच संघर्ष बना हुआ है। यह सब मणिपुर में हो रहा है, जहां मोदी जी अब तक नहीं गए। लेकिन
जब विपक्ष के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी के लोग विपक्षी नेताओं को ही निशाने पर ले रहे हैं। जैसे स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास उनके पास है, और स्मृति ईरानी जी कह रही हैं कि महिलाओं पर बर्बरता का जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में विपक्ष को पता था, पहले से पता था। जरा सुन लेते हैं, इंग्लिश में बोल रही हैं, सुनिए। is not only sensitive but has implications with regards to national security is known to opposition leaders. However, opposition leaders did not want to discuss the issue on the floor of the parliament. What has been extremely alarming is that yesterday from the state of Rajasthan, a minister spoke up against crime against women in Rajasthan. He was unceremoniously dismissed by the Congress party. Equally shocking is a video which is now going viral on the internet, emanating from the state of West Bengal, a district called Malda, where two Dalit women are being mercilessly beaten and stripped. My position is this: the Congress did not want to hear the truth about तो कांग्रेस को साथ साथ ले आई यहां स्मृति ईरानी, और इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें जवाब दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने जो कुछ लिखा है सामने है आपके। लिख रही हैं कि स्मृति ईरानी विपक्षी दलों को नहीं, आपको, आपके महिला आयोग को, आपके मुख्यमंत्री, आपके गृह मंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री को इस वीडियो का पता था, 78 दिनों से पता था, फिर भी कुछ नहीं किया, क्यों? और अब जो घिनौनी राजनीति आप कर रही हैं वो गुनाह है, घृणित है। एट स्मृति ईरानी उनको सीधे टैग कर रही हैं। ये सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। तो स्मृति ईरानी के सवालों का जवाब सुप्रिया श्रीनेत ने दिया, और उधर अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हीं बातों को दोहराया जिन बातों को अभी थोड़ी देर पहले अंग्रेजी में आप सुन रहे थे स्मृति ईरानी से। और इतना ही नहीं, थोड़ा और जोड़ते हुए इन्होंने प्रियंका गांधी पर भी सवाल उठाए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। और मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मैं तो यूपी चुनाव में जब सह प्रभारी था तो प्रियंका जी बड़ी बड़ी बातें करती थी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बस राजस्थान नहीं जा सकती हूं। बिहार पर मुंह में दही जमा सकती हूं और बंगाल पर होंठ सिल सकती हूं। लड़की हूं, राजस्थान नहीं जा सकती हूं, और कोई महिला अपराध की आवाज उठाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह के उनका इस्तीफा करवा सकती हूं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। शांति धारीवाल ये कहे मर्दों का प्रदेश है तो ठाके माके हंस लेना। तो ये आप सुन रहे थे अनुराग ठाकुर को। जब विपक्ष जो है वो लगातार मणिपुर की बात कर रहा है तो मणिपुर से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद की सरकार को बचाने के लिए, वहाँ के मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी से बचाने के लिए अब तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो अपनी बात यहाँ रख रहे हैं। विपक्ष के नाम पर जब बीजेपी ढोल पीट रही है तो इधर अखिलेश यादव ने भी उसे घेरा है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। हर जगह उन्होंने की, और अब जो मणिपुर का मामला आया है, मणिपुर जैसी घटना इधर कहीं दुनिया में नहीं हुई होगी। इस घटना ने भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में गिराई है। हम आप सब जो आज के जमाने में रह रहे हैं, ऐसी तस्वीरें, वीडियो देखते हैं तो हम लोगों का सर शर्म से झुक जाता है। कोई कल्पना कर सकता है वो किसी की माँ, बहन, बेटी रही है, और ये मुख्यमंत्री का वहां क्या कहना कि ये कोई एक घटना नहीं हुई, ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। तो सोचिए, दिल्ली वालों के पास बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस संस्थाएं हैं, आखिरकार वो संस्थाएं क्या काम कर रही थी? क्या संस्थाओं को नहीं पता था 2 महीने से लगातार या पहले से ये घटनाएं हो रही थी? तो ये थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव भी मणिपुर पर घेर रहे हैं सरकार को, बीजेपी को, और बीजेपी को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी घेरा है। अशोक गहलोत को तो घेरना चाहिए था क्योंकि लगातार राजस्थान की बात बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 2 राज्य
सबसे पहले नजर आए और वो राज्य थे, उसमें से भी पहला राज्य राजस्थान और दूसरा छत्तीसगढ़। राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो बात रख रहे हैं जरा गौर से सुनिए। आपकी विफलताओं से, आपकी लापरवाही से एक बार गृह मंत्री जाके आ गए और तीसरी कर ली। जलते रहे, मरते गए, झोपड़े जल रही है, सब कुछ चल रहा है वहां पर। और जो रेप और जो घटना जो आप देख रहे हो क्या क्या नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात खत्म कर दी फॉर्मेलिटी करके। वो खुद नहीं जाते, मान लो पीएम मीटिंग बुलाते, बराबर रेगुलर पता करते क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या है, कंट्रोल कैसे होगा। आप कर्नाटक घूम रहे हो, राजस्थान घूम रहे हो, छत्तीसगढ़ घूम रहे हो चुनाव के अंदर। ऐसा मैंने पहली बार अनुभव किया कि प्रधानमंत्री लेवल का एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। हमारे तरह की गर्व की बात होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के मुल्कों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। वो आदमी, मणिपुर हमारा राज्य है, ये नहीं बोलना चाहिए। उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। अगर वह कांग्रेस सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए वो क्या क्या बोलते। तो कहने का मतलब कि ये बातें भी देश में हो रही है, जो बहुत दुखद है। तो कह रहे हैं अशोक गहलोत, ये बहुत दुखद है। यहां सवाल ये है दोस्तों कि जो कुछ मणिपुर में हो रहा है उसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल या बिहार के नाम पर इग्नोर किया जा सकता है क्या? आप याद कीजिए कि राहुल गांधी जब 2 दिन की यात्रा पर मणिपुर गए थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा था। अगर याद नहीं है तो एक बार सुन लीजिए। राहुल गांधी मणिपुर में, जब मणिपुर के लिए 2 दिन के लिए गए थे मणिपुर, क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए। मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री की चुप्पी, सर पीएम की चुप्पी पे क्या कहेंगे राहुल जी? पीएम की चुप्पी पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पीएम ने एक शब्द नहीं बोला है सर। देखिए, ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं इन चीज़ों पे कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। I came here because I wanted to share the pain of the people of Manipur. It is a horrible tragedy that has taken place, very extremely sad and painful for. तो तमाम दल, विपक्षी दलों के तमाम नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मणिपुर का नाम आप मत लीजिए तो हम राजस्थान का नाम नहीं लेंगे, बंगाल का नाम नहीं लेंगे, बिहार का नाम नहीं लेंगे, छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लेंगे, और उन राज्यों का नाम सामने आएगा ही आएगा जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है। इसलिए क्योंकि आप विपक्षी दल जो अब इंडिया नाम का संगठन बना चुका है, ये आप लोग जो हैं, आप मणिपुर का नाम ले रहे हैं। एक देश में 2 देश हम यहाँ देख रहे हैं, एक पक्ष है, दूसरा विपक्ष है, और दोनों की टेरिटरी अपनी अलग अलग बटी हुई है। लेकिन विदेश तो है, देश में 2 देश है तो क्या हुआ, विदेश भी है। आप याद कीजिए कि मणिपुर पर यूरोपियन यूनियन की संसद में प्रस्ताव पारित हो चुका है, और उसके अलावा ब्रिटेन की संसद में भी मणिपुर का मामला अब उठाया गया है। ब्रिटेन में धार्मिक आजादी से जुड़े मामलों की स्पेशल राजदूत और सांसद फियोना ब्रुस ने ब्रिटेन के निचले सदन में सवाल किया कि मणिपुर में मई से कई 100 चर्च जलाए गए हैं, 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। न सिर्फ चर्च बल्कि उनसे जुड़े स्कूलों को भी निशाने पर रखा गया है। फियोना ब्रुस ने यह भी कहा है कि इससे साफ होता है कि यह सब प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और धर्म इन हमलों में बड़ा फैक्टर है, यानी कि ये हमले कहीं ना कहीं धर्म को केंद्र में रख करके किए गए हैं। मणिपुर में लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। फियोना ब्रुस ने संसद में पूछा कि इंग्लैंड का चर्च उन लोगों की ओर गौर करने के लिए क्या कर रहा है। तो ब्रुस ने ये सब बातें अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी को लेकर बनाई गई एक रिपोर्ट के आधार पर कही हैं। बीजेपी जिस तरह मोदी जी को बचाने के लिए कुतर्कों पर उतर आई है दोस्तों, उससे जाहिर हो रहा है कि उसे डर लग रहा है। विदेश में भी बीजेपी की किरकिरी हो रही है। मणिपुर को लेकर के अमेरिका भी अपनी बात रख चुका है, यूरोपियन संसद भी अपनी बात रख चुका है, प्रस्ताव पारित कर चुका है। अब इंग्लैंड में भी, ब्रिटेन का संसद भी यही कुछ सवाल कर रहा है। क्या इस बार सवाल ये उठता है कि बीजेपी डर गई है और डर के कारण खुद को बचाने के लिए मणिपुर पर कुछ भी
दलीलें पेश कर रही है, लेकिन क्या जनता एक डरपोक सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी? ये बड़ा सवाल है। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्रवण गर्ग साहब जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी जुड़े हैं हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचकोट जी और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। सीधा रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। जो कुछ मणिपुर को लेकर के हो रहा है और उसमें अलग अलग राज्यों की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार, यहाँ दलितों के साथ अत्याचार, यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार, लेकिन ये जो अत्याचार है वो सिर्फ और सिर्फ उन राज्यों से दिखाए जा रहे हैं जिन राज्यों में भाजपा शासन नहीं है, यानी भाजपा शासित राज्य जो नहीं है उन राज्यों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन क्या यह अत्याचार की तस्वीर, चूंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं, वहां से नहीं आनी चाहिए? जब आप दिखा रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर बातें कर रहे हैं, तो बात उत्तर प्रदेश की भी आनी चाहिए, बात हरियाणा की भी आनी चाहिए, बात अब आज की तारीख में महाराष्ट्र की भी आनी चाहिए, बात और भी कई राज्यों के जहां भाजपा का शासन है, उत्तराखंड की भी आनी चाहिए। उत्तराखंड की कहानी अभी बंद नहीं हुई है, चैप्टर बंद नहीं हुआ है। अंकिता भंडारी आप याद कीजिए। तो उन तस्वीरों को सामने नहीं ला करके आप मणिपुर से अपने आप को पीछे छुड़ाने की बात, और इतना ही नहीं, ट्विटर पर तो आज #DY चंद्रचूड़ साहब भी, यानी CJI चंद्रचूड़, वो भी आज ट्रेंड कर रहे हैं, उनके खिलाफ ट्रेंड कराया जा रहा है। हम क्या देख रहे हैं? ये एक देश में 2 देश की जो बात मैं कह रहा था, अभी विदेश की बात भी रख ही दिया आप लोगों के बीच में। कैसे देखा जाए इसको, प्रोफेसर रविकांत जी? आपदा में अवसर है। जब सवाल आपसे पूछा जाए, ये मोदी जी की अपनी पुरानी स्टाइल है, तो सीधा जवाब देने के बजाय जब बिल्कुल मजबूरी हो तब वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि जिसमें बीजेपी को अपनी राजनीति करने का अवसर मिले। मैं वो भी नहीं कहूंगा कि वो टूल किट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, विशुद्ध रूप से राजनीति करने का अवसर। आपने 2 लोगों की वाइट दिखाई, नरेंद्र मोदी की और राहुल गांधी की। राहुल गांधी से जब सवाल पूछा जा रहा है तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं यहां पर कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया, मणिपुर में शांति चाहिए। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, कब बोलते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है तब वो अपनी जबान खोलते हैं, और सबसे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़। ये कोई मतलब नहीं है। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि सवाल मणिपुर पर और किसी के प्रति कहीं भी अपराध है, चाहे वो राजस्थान में हो चाहे वो मणिपुर में। लेकिन 3 महीने से मणिपुर में जो तांडव चल रहा है, वहां सरेआम एक तरह से लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया हुआ है। लोगों के पास हथियार हैं। राजीव जी, शायद आपके पास एक वीडियो अभी नहीं पहुंचा है जिसमें बिल्कुल तालिबानी अंदाज में एक औरत को गोली मारी जा रही है। इतना भयावह दृश्य कि मैं उसको नहीं देख सका। ये मणिपुर में हो रहा है, ये इसी देश में हो रहा है। अब हम कैसे उस देश के बारे में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कैसे गए? और ये एक तरह का स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आप आंसू नहीं पहुंचना चाहते, आप गुनाहों के लिए सजा नहीं देना चाहते, क्योंकि आप ये देखते हैं उसमें कि साहब इसमें राजनीतिक फायदा हमारा कहां है। मैतेई समुदाय अगर बीजेपी के साथ खड़ा है तो साहब वो गुनहगार नहीं हो सकते। और मोदी जी ने जो शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने जो पापी, ये पापी है या सीधे तौर पर वो अपराधी हैं? आप किस भाषा में बात कर रहे हैं? और यहीं पर मुझे बिल्किस बानो के उन अपराधियों की याद आती, वो पिशाच। उनको अपराधी कहना भी बहुत छोटा शब्द है, जिन्होंने बलात्कार किया, हत्या की, छोटे से बच्चे की हत्या की। और उनको यही मोदी जी जब लाल किले से बोल रहे थे, बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा करो, बेटियों की का सम्मान हो,
और वो बेटियां खून के आंसू रो रही हैं। कहीं उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे, कहीं उनको बीच सड़क पर गोली मारी जा रही। और उसी दिल्ली में जब वो महिला पहलवान बैठे रहे जिनको मारा पीटा तक गया, लेकिन मोदी जी ने कभी जबान नहीं खोली। मोदी जी जब भी जबान खोलते हैं मजबूरी में, और वहां पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। ऐसा बेशर्म प्रधानमंत्री आपने कभी देखा है अपने होशो हवास में? मैं तो नहीं जानता। बजाय क्षमा याचना करने के, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप विपक्ष से या किसी से क्षमा याचना करिए, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोग शर्मसार है। क्यों शर्मसार? तो आपको होना चाहिए, आपकी सरकार को होना चाहिए। इस देश के करोड़ों लोग तो उन महिलाओं के, उन स्त्रियों, उन बेटियों के पक्ष में खड़े हुए हैं। उनको सिर्फ शर्मिंदगी इस बात की है कि आपकी सरकार है, बीरेंद्र सिंह की सरकार है, इसलिए शर्मिंदगी है। इसलिए नहीं है कि वहां पर जो लोगों ने किया, क्योंकि अपराधियों की सजा जो मुकम्मल है कानून में वो मिलनी चाहिए। शर्मिंदगी तब दूर होती है, लेकिन मोदी जी वो आप नहीं करना चाहते। वो अपने गुनाहों को सारे इस देश के लोगों में शामिल कर देना चाहते हैं। क्यों? क्या 140 करोड़ लोग इसके लिए गुनहगार हैं? क्यों शर्मसार होंगे वो? सरकार आपकी यहां भी और वहां भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, फिर भी क्यों हो रहा है? सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप गुनहगार हैं, हम तो सिर्फ इसलिए शर्मसार हैं क्योंकि ऐसी सरकार है। ऐसे लोगों को हमने चुनकर के वहां पे बिठा दिया है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता बेटियों के बलात्कार पर, हत्याओं पर। वो उस समय भी राजनीति करने से बाज नहीं आता। जी बिल्कुल बिल्कुल। मणिपुर की घटना पर चर्चा हम कर रहे हैं दोस्तों, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सचमुच डरी हुई है बीजेपी। अगर डरी हुई है तो क्यों डरी हुई है बीजेपी? क्या ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो डर के कारण हो रहा है, भय के कारण हो रहा है? अगर डरी हुई है बीजेपी, अगर डरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या डरी हुई सरकार को सत्ता पर रहना चाहिए? ये सवाल भी उठता है। जरा आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो रविकांत जी बता रहे थे, मैं थोड़ा सा इसमें पीछे जाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के पास एक मौका था राजनीति से ऊपर उठने का, और अब जो कि मैं बिल्कुल राजनीतिक अगर बात करूं, उनके हित में करूंगा, तो अब एक गठबंधन बन चुका है, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन से राजनीति का पहिया देश में चल गया है और उसका असर भी हुआ है। मीडिया ने अब पार्लियामेंट की कवरेज में या दूसरी कवरेजेस में इंडिया गठबंधन लिखना शुरू कर दिया। एक पॉलिटिकल एंटिटी आपके पास एक आ गई है, और 2024 के इलेक्शन का जो है पहिया घूम रहा है। मौका था प्रधानमंत्री के पास कि राजनीति से ऊपर उठकर अपने आप को एक स्टेट्समैन की तरह पेश करते, नहीं कर पाए। और ऐसा मौका पहले भी उनको कई बार मिला है। वो रॉयटर्स को इंटरव्यू दे रहे थे जब वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे थे, और उस वक्त उन्होंने कुत्ते के पिल्ले की बात कर दी थी। तो मौके उनके पास कई आए, लेकिन वो उस मौके को उठा नहीं पाए। और यही वजह है कि 2002 के 21 साल बाद भी जब वो व्हाइट हाउस जाते हैं तो उनसे सवाल उनकी पृष्ठभूमि को लेकर होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर नहीं होते हैं। कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री से अगर सवाल होते थे तो ग्लोबल स्तर के सवाल होते थे कि विश्व पर्यावरण में आप क्या कर रहे हैं, सुरक्षा में क्या कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री से उसकी निजी राजनीति पर कभी सवाल नहीं हुए। और ये कोई विपक्ष की साजिश नहीं थी अमेरिका में। इस तरीके से पूरी दुनिया प्रधानमंत्री को देखती, और क्यों ना देखे। आपने अमेरिकन जो रिलीजियस फ्रीडम कमेटी के लोगों को वीज़ा नहीं दिया, ठीक बात है, नहीं दिया, आपकी सरकार है, आपकी मर्जी, आपने नहीं दिया। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने प्रस्ताव पारित किया, आपकी पार्टी का नाम लिया जब आप फ्रांस में थे, तभी दुनिया भर की सरकारें बोल रही हैं, आपने उन पे हमले किए।
बजाय मानने के या रिस्पॉन्ड करने के डिप्लोमेटिकली आपने उन पे हमले किए। नतीजा क्या हुआ, ये वीडियो सामने आ गया। वो सारे लोग जस्टिफाई हो गए, सारे लोग अपनी जगह पे सही पाए गए कि गंभीर स्थिति है। आप डिनाई करते रहे, डिनायल मोड में थे। कुछ चीजें राजीव जी कहावतें होती हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ डिफेंस। आक्रमण जो है वो प्रतिरक्षा की सबसे बड़ी बढ़िया नीति है। ये मुहावरे हैं, ये न्यूटन का लॉ नहीं है जो हमेशा सत्य होगा। याद कीजिए 2012 की बात मैं आपसे करता हूँ। निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, स्टेट्समैनशिप क्या होती है वो मैं बता रहा हूं आपको। 2012 का निर्भया कांड, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राष्ट्र के नाम संदेश आता है टेलीविजन पर। वो कोई 4 माइक के सामने नहीं बोल रहे थे खड़े होके, दूरदर्शन से राष्ट्र के नाम संदेश आया था। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूरी संजीदगी से शांति की अपील की थी। निर्भया के बलात्कार को उन्होंने बहुत ही संजीदगी से उस पर प्रतिक्रिया दी थी, उसकी जो है मजम्मत की थी, आलोचना की थी। पर मनमोहन सिंह ने दूसरी बीजेपी की राज्य सरकारों के गुनाह नहीं गिनाए थे वहां पे, सिर्फ निर्भया पे ही बयान दिया था। और जब निर्भया की मौत हो गई सिंगापुर के अस्पताल में, जब उसकी डेड बॉडी आई तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन उस वक्त एयरपोर्ट पे थे उसकी बॉडी को रिसीव करने के लिए, घर वालों की तरह। ये होती स्टेट्समैनशिप, ये होती संजीदगी। किसी महिला के साथ अगर दुराचार हो जाए तो ये राजनीति करने का मौका नहीं होता कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, और राजस्थान की क्या बात कर रहे हैं। राजस्थान पे जो घटना हुई, 2 घंटे के अंदर वो अपराधी पकड़े गए। और वो कौन थे? वो एबीवीपी से जुड़े हुए लोग थे। आप अगर ये सब बातें करेंगे तो ये भी उछलेगा। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, उसका कि अब देखिए एक इंडिया नाम का गठबंधन आ गया है, उसका असर दिखाई दे रहा है। असर क्या दिखाई दे रहा है कि मीडिया की भाषा बदल गई है। बड़ी ताकत मीडिया से प्रधानमंत्री मोदी को मिल रही थी। मीडिया की भाषा बदल रही है, मीडिया की हेडलाइंस बदल रही हैं। धीमे धीमे अभी प्रिंट मीडिया में आया, धीमे धीमे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आएगा। अभी एक वीडियो चल रहा था जो गोदी मीडिया के बड़े एक मशहूर एंकर हैं, वो भी सरकार की मणिपुर के मामले पर काफ़ी जो है आलोचना कर रहे थे। ये इतना बड़ा मामला है, इतना रूह को कपा देने वाला मामला है कि इसमें कोई चुप नहीं रह पाएगा जिसके अंदर इतनी सी भी इंसानियत होगी तो मैं कहूँगा कि मतलब कि क्राइसिस अगर पॉलिटिकल है ये, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो उचित ढंग से नहीं हो रहा है। आप उस पर हमलावर होकर कांग्रेस पे और विपक्षी पार्टियों पे आप कोई इसमें अपना फायदा नहीं कर रहे हो। ओबामा ने अगर इंटरव्यू दिया मोदी साहब की अमेरिका में मौजूदगी में, तो आप अगर हुसैन ओबामा लिखवा के ट्वीट करवा रहे हो असम के मुख्यमंत्री से और मंत्रियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर कोई महिला पत्रकार व्हाइट हाउस में सवाल पूछ लिया मोदी जी से, आपने उतना उसको ट्रोल किया कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को बयान देना पड़ा, अमेरिका के प्रेस एसोसिएशंस को बयान देना पड़ा। ये कोई समझदारी की बात नहीं है। आप क्या समझ रहे हो कि आप कोई विश्व के राजा हो, आप कुछ भी करके निकल जाओगे? ये 21st सेंचुरी है भाई, यहाँ पे और ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि राजीव जी की ये क्राइसिस को रिस्पॉन्ड पॉलिटिकली नहीं कर रहे हैं, समझदारी से नहीं कर रहे हैं, और इसका इनको नुकसान होगा आगे चल के। जी जल्दी से आना चाहता हूँ प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास, फिर गर्ग साहब के पास आता हूँ और बहुत सारे सवालों के साथ। लेकिन प्रमोद जी, छत्तीसगढ़ में चूंकि आप हैं और छत्तीसगढ़ को लेकर के बातें हो रही हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल,
ये 4 राज्यों की बात और खूब इस पर चर्चा। और सबसे बड़ी बात कि तमाम केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता बीजेपी के सब सामने आ गए हैं और कहीं ना कहीं मणिपुर की बात अगर सामने आती है तो उसको डिफेंड करने की कोशिश और उसमें पलटवार। ये पलटवार क्या छत्तीसगढ़ पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या छत्तीसगढ़ के चुनाव को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि सामने अगर ये बातें हो रही हैं तो चुनाव को लेकर के ही बातें हो रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र आया तो चुनाव को लेकर आया है, दिखाई देता है क्या? राजीव जी, हम पूरी इन सारी घटनाओं को अगर कलेक्टिवली देखें तो ये देश की पहली ऐसी सरकार है जो महिला अपराधों के मामले में अपने पूरे देश को पूरी दुनिया में शर्मसार कर रही है। मैं मानता हूं कि बंगाल में हो रहा होगा, छत्तीसगढ़ में हो रहा होगा, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश या मणिपुर, कहीं पर भी महिला अपराध हो रहा है, तो कलेक्टिवली हम पूरे देश में, जहां पर दुनिया को हम क्या दिखा रहे हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति ऐसी है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो या किसी अन्य पार्टी की वजह से हो, लेकिन दुनिया तो यह लिख रही है ना कि भारत में ऐसा हो रहा है जी। तो भारत में अगर महिलाओं की स्थिति ऐसी है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? झंडी हिलाने के लिए आप प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री हैं इस पर निरंकुशता से प्रहार करने के लिए, ऐसी घटनाओं को प्रिवेंट करने के लिए। आप राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाए गए हैं, आप देश पर रूल करने के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए। रही छत्तीसगढ़ या राजस्थान या बंगाल या बिहार की बात, तो प्रधानमंत्री जी को यह भी सोचना चाहिए कि अगर मणिपुर से इसकी तुलना हो रही है तो ऐसा एक भी घटना इनको बतानी चाहिए संसद में खड़े होकर, ये तो बाहर खड़े होकर बात करते हैं, कि कोई भी ऐसी घटना है क्या जिसमें अपराधी 3 महीने तक पकड़ा ना गया? कोई भी ऐसी घटना है क्या जिसकी जानकारी पुलिस को 2 महीने बाद मिल रही हो और जब उसका वीडियो छप रहा हो तब आप उस पर कार्रवाई कर रहे हो? कोई भी एक ऐसी घटना का जिक्र करना चाहिए जिसमें महिला के साथ दुराचार हो रहा हो और वहां की सरकार उसको सपोर्ट कर रही है। ऐसा एक भी मामला अगर वो दिखाएं तो उससे ज्यादा लानत मलामत हम उस सरकार की भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि महिला अपराध करना किसी भी सरकार के लिए बहुत ही घृणित है, बहुत ही दुर्दांत है। सवाल यह है कि हम क्या कर रहे हैं कि तूने हमारी महिला की इज्जत उतार दी इसलिए हम तेरी महिला की इज्जत उतार देते हैं। वो महिला भारत की है ऐसा नहीं है, वो पार्टी की महिला बन गई है। अगर बंगाल में उतर रही है तो भारत की महिला की नहीं उतर रही है, और मणिपुर में उतर रही है तो भारत की महिला की उतर रही है इज्जत, ऐसा नहीं है। महिला इस देश की है, हमने महिला को आइटम बना दिया है, उसके विरुद्ध होने वाले अपराधों को पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया है। कितना घटिया हो गए हैं हम, हमारे लिए महिला इस तरह की चीज रह गई है। अच्छा है यह संसद राम राज्य के दौरान नहीं हुआ करती थी, नहीं तो शूर्पणखा के नाक का नापने काटे थे और रावण सीता को ले गया तो दोनों बराबर ही हुआ ना। फिर इसमें अपराध कहां है रावण का? आप तो रावणों जैसी भाषा बोल रहे हैं, दानुओं जैसी भाषा बोल रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं आप लोग? महिला इस देश का चरित्र है। हम कहते थे जहां महिला की पूजा होती है वो देश भारत है। ये पूजा कर रहे हैं हम महिला के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह दिखा रहे हैं कि हमारे राज्यों में महिलाओं को निर्वस्त्र करके इस 21वीं सदी में घुमाया जा रहा है। रही बात आपने मुझसे छत्तीसगढ़ के लिए पूछा है, मेरे ध्यान में छत्तीसगढ़ तो एक ऐसा राज्य है जहां आदिवासी अधोवस्त्र पहनते हैं, ऊपर का कई जगह खाली रहता है। वहां पर भी ऐसी एक भी घटना नहीं है मेरी जानकारी में जिसमें किसी महिला को नग्न करके घुमाया गया हो। जब हम कलेक्टिवली मध्य प्रदेश में रहते थे तब एक घटना जो हुई थी बहमई में, आपको याद होगा, फूलन देवी के साथ, तो उन्होंने 21 आदमियों को गोली से भून दिया था। आज आपको लगता नहीं है कि फूलन की जरूरत फिर पड़ गई है इस देश को? हमने कानून व्यवस्था समाप्त कर ली है अपनी, और ऐसी व्यवस्था बना दी कि महिला खुद हथियार उठा ले और जो उसके साथ नग्नता से पेश आए उसको गोली मार दे।
बहुत अफसोस की बात है कि हम महिला के शब्द पर राजनीति कर रहे हैं, महिला को वोट का साधन बना रहे हैं। हमारे अंदर जानवरों को देख के तो पीड़ा होती है, लेकिन हमारी जीती जागती महिला बहनों और माताओं को देखकर कोई पीड़ा नहीं होती। मतलब मैं आपको माँ की गाली दूं तो आप मेरे को माँ की गाली दे दीजिए, बराबर हो गया। लेकिन माँ का क्या हुआ? हम दोनों तो पुरुष थे, हम दोनों तो एक दूसरे को गाली दे दी, लेकिन हमने माँ की तो इज्जत उतार दी। चाहे माँ आपकी हो चाहे मेरी हो, माँ तो माँ है। उसका दोष यह है कि अपने पेट में आपको पालती है। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। मणिपुर पर जो कुछ भी बोला जाए वो उसके लिए शब्द नहीं मिलेंगे किसी दुनिया के शब्दकोश में कि उसकी निंदा किस तरह से की जाए। स्टेट प्रायोजित वायलेंस हो रहा है हिंदुस्तान में। क्या हम इस बात को सिद्ध नहीं कर रहे हैं जो लामंडे ने लिखी थी कि चाहे वो कोई भी पार्टी कर रही हो, किसी भी राज्य में कर रही हो, लेकिन हम ये कर रहे हैं लोकतंत्र के नाम पर। डिस्क्रिमिनेशन जिसकी बात करके आए थे अब यूएसए में कि हमारे देश में नहीं है, क्या नहीं दिख रहा है? दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति है, महिला है, आदिवासी राज्यपाल है, महिला है, महिला आयोग की अध्यक्ष सहित 4 महिलाएं हैं आयोग में। शर्म नहीं आ रही उनको किसी को भी कि आदिवासी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है? किसी की जबान नहीं खुल रही, कोई इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, कोई कानून का सहारा लेने को तैयार नहीं है। संसद में जोर जोर से चिल्लाई थी महिला बाल विकास मंत्री कि सोनिया गांधी माफी मांगो। अब शर्म नहीं आ रही? अब क्यों नहीं माफी मांगती हैं? मांगना चाहिए ना माफी देश से कि मैं कम से कम उन महिलाओं से तो मांगिए जिनको आपने निर्वस्त्र करके पूरे देश में घुमा दिया। भारत को मां कहते हैं हम, यही मां होती है। इसी तरह इज्जत करते हैं मां की कि उसके कपड़े उतार दें। बहुत शर्म की बात है। किसी भी सरकार के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए हर तरह से शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए इस देश को। किसी हाल में ये देश ये कह नहीं सकता दुनिया में सर उठाकर कि हम दुनिया की आधी आबादी की इज्जत करते हैं, हम माँ की इज्जत करते हैं, हम माँ को देवी देवता मानते हैं। बहुत शर्म आती है इस बारे में बात करने में राजीव जी। और फिर से कहता हूं कि मोदी जी एक बार फिर से कहें कि बाकी भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पर अपराध बहुत बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा एक अपराध बताएं जिसमें अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ हो, जिसको छुपाया गया हो, जिसको स्टेट प्रायोजित कर रहा हो, जिससे अपराधी को सरकार बचाना चाह रही हो। अगर ऐसा एक भी गिनाते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं उनको कि इसी चैनल पर मैं कभी भी बोलूंगा, फिर कभी तो मैं बोलूंगा कि मोदी जी हाँ आप सही बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ था। बहुत शर्म की बात है। इस देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा आदमी है जिसको महिला की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं है, चाहे उसका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे शासन का जीवन हो। बहुत शर्म की बात है राजीव जी। महिला के नाम पर राजनीति। और देखिए मणिपुर की घटना, उस घटना के बारे में, मणिपुर में शांति बहाल हो इस बारे में बात हो रही थी। गर्ग साहब आपके पास आना चाहता हूं। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही डिमांड विपक्ष के लोग या मणिपुर में जो शांति स्थापित करना चाहते हैं या शांति देखना चाहते हैं वो यही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी कम से कम मणिपुर के बारे में कुछ तो बोलिए, शांति की अपील तो कीजिए। लेकिन इसके बाद एक वीडियो सामने आता है, भयावह, विभत्स, जो भी कह लें कम है, रूह कांप जाए उस वीडियो को देख करके। उस वीडियो के बाद स्वतः स्फूर्त सुप्रीम कोर्ट, जो सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को आकर के मणिपुर के बारे में अपनी बात रखनी पड़ती है। मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री जी 36 सेकंड अपनी बात रखते हैं। उस 36 सेकंड में 2 राज्यों को ज़रूर जोड़ते हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जिक्र भी करते हैं। 140 करोड़ जनता का दुख, दर्द, ये सब भी बयां करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ उसके बाद से जो कहानी आगे बढ़ती है, कहानी ये है कि आप मणिपुर के बारे में बात करेंगे तो हम दूसरे राज्यों के बारे में बात करेंगे। यहाँ अब कल से लड़ाई दूसरी हो गई है। लड़ाई ये हो गई है कि तुम शांत बैठो, हम भी शांत बैठते हैं, तुम जो कर रहे हो तुम करो, हम जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। क्या यहाँ 2 तलवारें ऐसे या दीवारें ऐसे खड़ी कर दी गई हैं? ये किस देश की राजनीति की तरफ हम और किस सियासत की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है? गर्ग साहब ये ज़रा समझाइए। और यहाँ पर अगर इसको बहुत बारीकी से समझा जाए तो यहाँ एक बहुत बड़ी नफरत की दीवार खड़ा की जा रही है। उस दीवार के दोनों तरफ एक पक्ष और दूसरा विपक्ष
ये दिखाई दे रहा है। और उस दीवार को खड़ी करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान यहाँ दिखाई दे रहा है। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो कैसे इसको देखा जाए और क्या इसकी सियासत को समझें तो क्या इसकी सियासत जो है वो 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग जो हुई है, जिसमें इंडिया नाम का एक संगठन फॉर्म किया गया है, वहाँ से इसकी सियासत शुरू होती है। क्या वहीं से ये डर जो है वो पैदा हो गया है, जहाँ मणिपुर का म नहीं बोलने वाले इंसान को मणिपुर बोलना पड़ता है, लेकिन बोलने के बाद भी राजनीति करना यहाँ ज़रूरी समझा जाता है। ऐसे देखा जाए राजीव जी, देखिए ये जो मणिपुर की घटना है और जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, हमको प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे 2002 में गुजरात के जो दंगे हुए गोधरा कांड के बाद, उसके परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। मणिपुर में जो हुआ उसमें प्रधानमंत्री ने जो कहा 78 दिन के बाद 79वें दिन जो कहा, 36 सेकंड का जो वीडियो है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री डरे हुए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ डरे हुए हैं, क्योंकि ये जो चल रहा है देश में उसका अंततः परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को इस तरह की घटनाओं से, मणिपुर जैसी घटनाओं से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वो संवेदन शून्य व्यक्ति हैं। इन घटनाओं से फर्क पड़ता है जो जिस व्यक्ति में संवेदनाएं बची हों, मानवीय उत्पीड़न के प्रति जिसके मन में सम्मान हो। फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग कॉलोनी में दंगाइयों ने आग लगा दी थी राजीव जी, और उसमें जाकिया जाफरी के पूरे परिवार के और तमाम उस इलाके के करीबन 69 लोग जिंदा जला दिए गए थे। उसमें जाकिया जाफरी के पति भी थे जो पूर्व सांसद थे। गुजरात के दंगों को अगर आप रिट्रोस्पेक्ट में देखें, इन्होंने जिक्र किया, प्रशांत जी ने एक बड़ा हल्का सा जिक्र किया, उन्होंने गाड़ी के नीचे पिल्ले के आने का, वो राइटर के साथ जो उनकी बातचीत का जो हिस्सा है गुजरात के दंगों को लेकर, या करण थापर के साथ जो उनकी बातचीत है जिसमें गुजरात का जिक्र आते ही, दंगों का जिक्र आते ही वो माइक उन्होंने निकाल दिया था। इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है राजीव जी। ये आप पाएंगे कि ये और ज्यादा आक्रामक तरीके से अपने लोगों को लगा देंगे। हमको बात उन लोगों की करना चाहिए जो प्रधानमंत्री को बचा रहे हैं। हमको बात स्मृति ईरानी की, दिनकर प्रसाद की करना चाहिए, अनुराग ठाकुर की करना चाहिए कि इन लोगों को क्या हो गया है। हमको प्रधानमंत्री की बात नहीं करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री के मर्सिनरीज के तौर पर क्यों अपने आप को इस्तेमाल होने दे रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का इतना उज्जवल इतिहास रहा है अटल जी के जमाने में, क्या उसको ये एक सांप्रदायिक लड़ाकों की फौज में तब्दील कर रहे हैं प्रधानमंत्री, केवल इसलिए कि सत्ता बचाना है? ये कोई इनके कहने से आप क्या समझते हैं कोई असर हो रहा है? ये अगर
छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं या राजस्थान की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने हाथरस में देखा है किस तरह से आधी रात को वो बलात्कार पीड़ित महिला को जलाया गया था, या उन्नाव को जो जानते हैं या कठुआ को जानते हैं, या आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, अंकिता का जिक्र किया, क्या समझते हैं आप? लोग इनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? ये लोग पराजय होती हुई सेनाएं जिस तरह से विध्वंस पर उतर आती हैं, ये उस तरह का विध्वंस है। ये राजीव जी, ये जो राहुल गांधी पर फैसला आने वाला है, ये उसके पहले चंद्रचूड़ पर हमला चल रहा है। आप बताइए कि आपको याद हो कभी, हमको केवल इतना सा याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने सुपर सेशन के खिलाफ इस्तीफा दिया था, उसका हमको याद है। हमको ये याद है कि कुछ जजों ने सुप्रीम कोर्ट के पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये हमको याद है। हमको ये याद नहीं है कि किसी सत्तारूढ़ दल के लोगों के इशारे पर उनकी पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सोशल मीडिया पर निशाना बनाए। इनको सुप्रीम कोर्ट की अब जरूरत है, न्यायपालिका की जरूरत नहीं है। ये लोग खुद न्याय देना चाहते हैं, ये लोग खुद लोगों को दंडित करना चाहते हैं और दंड देने का अधिकार ये अपने हाथ में रखना चाहता है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर आपको कोई पीड़ा दिखी क्या? उनके माथे पर कोई पसीने की बूंद नजर आई क्या? उनकी आंखें झुकी हुई थी क्या? उनकी आंखों में आपको कुछ दिखा कि वो एक कुछ महिलाओं की पीड़ा की बात कर रहे हैं? नहीं दिखा, किसी देश के किसी नागरिक को नहीं दिखा। आप क्या समझते हैं कि लोगों ने ये अपने प्रधानमंत्री पर यकीन करना बंद कर दिया है? दुनिया के देशों ने तो कर दिया है, काफी पहले कर दिया है, पर देश के लोगों ने, और ये जो सबसे बड़ी घटना है, महिलाएं जो इनकी ताकत हुआ करती थी, राजीव जी, जो प्रधानमंत्री के वोट बैंक की सबसे बड़ी ताकत जो महिलाएं हुआ करती थी, और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ है मणिपुर में, और ये जो बचा रहे हैं उसको, ये आज भी बचा रहे हैं। इन्होंने, आप बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहा 36 सेकंड का जो भी कहा उन्होंने, उसके बाद मणिपुर को लेकर क्या कार्रवाई की? सिवाय इसके कि वो 4 अपराधी या 3 अपराधी जिनको मान रहे हैं, आपने देखा होगा ना कि कारगिल युद्ध के में जिस आर्मी के ऑफिसर ने अपना बलिदान किया, अपना लड़ाई लड़ी जिन्होंने कारगिल में, उनकी पत्नी की कहानी आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर कि वो उनकी पीड़ा क्या है कि मैं अपनी पत्नी तक को नहीं बचा सका। जिस राज्य में पुलिस, आप ये प्रधानमंत्री से पूछिए कि क्या छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में आपने ऐसा देखा है क्या, प्रधानमंत्री जी, स्मृति ईरानी जी, कि किसी राज्य की पुलिस ने महिलाओं को उन गुंडों को सौंप दिया हो, गुंडों के समूह को सौंप दिया हो और भाग गई हो पुलिस उनको बलात्कार के लिए छोड़कर, हवाले करके? आपको मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था राजीव जी,
पैरामिलिट्री फोर्स के और सेना के मिलाकर कोई 1 लाख लोग हैं। 32 लाख की पॉपुलेशन है राजीव जी, सिर्फ मणिपुर की 32 लाख। आप कल्पना कीजिए कि 32 लाख की पॉपुलेशन म्यांमार से लगा हुआ एक छोटा सा राज्य, संवेदनशील राज्य, दिन दहाड़े हुई मणिपुर की घटना, दिन दहाड़े। और एफआईआर, जो पहली एफआईआर 18 मई को हो गई थी, प्रधानमंत्री की आंखों की शर्म बनने को घटना को 78 दिन लगे। 32 लाख लोगों के सम्मान की जो रक्षा प्रधानमंत्री नहीं कर सकता हो, देश को पूछना चाहिए कि ये 140 करोड़ लोगों के सम्मान की, यह इस देश की आधी महिलाओं की, लाडली बहनों की, जिनके नाम पर अरबों रुपए बहाए जा रहे हैं विज्ञापनों में, उनके सम्मान की रक्षा के लिए इन पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इनका जवाब जो है वो राजनीतिक दल नहीं देंगे, इनका जवाब देश की जनता देगी। और ये जो डर है, ये देश की जनता से है। अगर देश की जनता से डर नहीं होता तो प्रधानमंत्री 78 दिन क्या 800 दिन के बाद भी अपना मुंह नहीं खोलता है। ये पार्टी घबरा गई है। ये प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो आपको कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ये नकली कॉन्फिडेंस है। ये इसमें कोई साहस नहीं है। और जानते हैं प्रधानमंत्री को, बड़े से बड़े संकट में प्रधानमंत्री को कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा। इस देश के आप ढूंढ कर लाइए कोई ऐसा फोटो जिसमें प्रधानमंत्री की आंखों से आंसू बह रहे हों, प्रधानमंत्री शोक संतप्त हों। नहीं है, कोई फोटो नहीं मिलेगा, कोई वीडियो नहीं मिलेगा ऐसा। ये बहुत ही कठोर हृदय, संवेदन शून्य और गुजरात के दंगों की आग से तपकर निकले हुए प्रधानमंत्री हैं। तो इनको बिल्किस बानो नहीं दिखेंगी, इनको जाकिया जाफरी नहीं दिखेंगी, इनको बेस्ट बेकरी कांड नहीं दिखेगा, इनको बिल्किस बानो का बच्चा नजर नहीं आएगा। इसलिए इसके जवाब मिलना शुरू हो गए हैं। ये जो कर्नाटक में मिला है, पंजाब में मिला है, हिमाचल में मिला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो मिलेगा, और उसके बाद 2024 में जो इनको जवाब मिलेगा, वो जवाब देगी, देश की जनता देगी। जनता को कभी ना कभी तो तय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़ी है। जी। क्या जिस सांप्रदायिकता को प्रधानमंत्री लोगों के उत्पीड़न का हथियार बना रहे हैं, वो कब तक चलेगी? मेरे ख्याल से चलेगा नहीं राजीव जी, ये मतलब लंबा नहीं चलेगा। लोगों ने इसमें देख लिया है कि ये इनके हाथ में नागरिक सुरक्षित नहीं है। ये सत्ता की सुरक्षा में नागरिकों को असुरक्षा में डाल रहे हैं। इसलिए इस सत्ता के दिन नजदीक पहुंच रहे हैं इसकी रवानगी के। जी बिल्कुल।
रवानगी के दिन जो है नज़दीक पहुंच रहे हैं और सत्ता की रवानगी की बात हो रही है। बात नरेंद्र मोदी जी के सत्ता, उनकी जो सरकार है उसकी बात हो रही है, सत्ता की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है, बात मणिपुर की हो रही है। और उसके साथ साथ जब बीजेपी के सामने मणिपुर का जिक्र आता है तो बात दूसरे दलों के द्वारा शासित राज्यों की बात, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये 4 राज्यों का जिक्र, उनकी बात बहुत ज़्यादा हो रही है पिछले 2 दिनों से। और क्या इन राज्यों का नाम लेकर मणिपुर को डिफेंड किया जा सकता है? हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश अचल जी, वरिष्ठ पत्रकार। राकेश जी, आपका स्वागत करता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि क्या मणिपुर के सामने या मणिपुर को से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हम राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल अगर लेके आते हैं तो जनता तो सब समझती है ना कि जनता इतनी मूर्ख है कि 2014, 2019 की तरह 2024 में भी आपको वोट दे देगी। राजीव जी, जैसा अभी सोहन जी कह रहे थे कि जनता सब समझती है और जनता की ये समझ में आ गया है कि नागरिक सुरक्षा, नागरिक अधिकारों की रक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा इस सरकार के बूते की बात नहीं है। मणिपुर में जो वीडियो हमने देखे वो तो बहुत नमूने हैं। आज मेरे पास कुछ ऐसे वीडियो आए कि उन्हें अगर आप सार्वजनिक रूप से दिखा दें तो आपका दिल बैठ जाए। स्थिति बहुत भयावह है। मणिपुर की तस्वीर अब देखी नहीं जाती है। वहां जो पीर है वो बेहिसाब है और ये हिसाब जनता इस सरकार से जरूर लेगी जब भी उसे मौका मिलेगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि मणिपुर के में जो भी हालात पिछले 2.5 महीने में बने हैं उससे पूरी दुनिया में इस देश का जो माथा है शर्म से झुक गया है। यूरोप की संसद आपको लताड़ रही है। इंग्लैंड की संसद में कल प्रधानमंत्री के जो प्रतिनिधि सांसद है वो आपको लताड़ रहे हैं कि आपके यहाँ धर्मनिरपेक्षता क्या हुआ है। छोटे से मणिपुर, जो जैसा कहा कि 32 लाख की आबादी के मणिपुर में 250 चर्च जला दिए जाएं और कहीं कोई रोड न फड़के। ये सरकार आखिर कर क्या रही है? डबल इंजन की सरकार है, सिंगल इंजन की सरकार नहीं है। संसद में आप बोलना नहीं चाहते, कैमरे के सामने आप बोलना नहीं चाहते, दुनिया में जाकर आप डंका बजा रहे हैं। आपने पिछले 9 साल में 71 विदेश यात्राओं में भारत की कथित विश्व गुरु की छवि को लेकर के डंके बजाए, जबकि छोटे से मणिपुर में जो एक हमारे ग्वालियर या हमारे देश के किसी भी एक मझोले दर्जे के शहर की आबादी के बराबर का सीमावर्ती और संवेदनशील प्रदेश है, वहां जाके आप सुरक्षा कर रहे हैं। महिलाओं की जिस वीडियो को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में घुसने के पहले द्रवित दिखाई दे रहे थे, उससे ज्यादा विभत्स वीडियो अब सामने आ रहे हैं। तो वहां महिलाओं को सरेआम गाजर मूली की तरह गोलियां उससे भूनने जा रहा है। कोई बचाने वाला नहीं है। लोग डर के मारे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कोई दखल देने वाला नहीं है। सुरक्षा बलों का वहां कहीं अता पता नहीं है। सुरक्षा बलों के हथियार, गोलियां लूटी जा रही हैं। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। उनको निर्देश है कि वो गोली नहीं चलाएंगे आतंकियों पर। अरे भाई, आप चाहते क्या हैं? क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर के लोगों ने संविधान का उल्लंघन किया था? वोट देके आपको चुना था। तो ऐसी स्थिति में मणिपुर का जवाब पूरे देश से मिलेगा। एक मणिपुर की हिंसा ने पूरे देश को बिल्कुल द्रवित, मतलब आहत कर दिया है। तो अब चाहे मध्य प्रदेश में आप खड़े हों, चाहे राजस्थान में खड़े हों, चाहे छत्तीसगढ़ में खड़े हों, चाहे तेलंगाना में खड़े हों, जनता सब देख रही है और इसका जवाब निश्चित तौर पर देगी। राजी जी, जनता देख रही है। जवाब चुनाव में तो जनता देती है, लेकिन अभी तक जो पैटर्न रहा है दीपक जी, जो चुनाव में जीत का पैटर्न 14 और 19 में जिस प्रकार बीजेपी जीत कराई है, क्या ये वही कॉन्फिडेंस है जिसमें जो कुछ भी हो रहा है होने दो, लेकिन हम जो कह रहे हैं जनता वही सुनती है? क्या ये कॉन्फिडेंस आगे भी बढ़ने वाला है, चलने वाला दिखाई देता है आज की तारीख में? राजीव जी, कुछ मामले में तो देखिए, आपको याद होगा जब ये ब्रिजमोहन शरण सिंह का जो मामला उठा, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, तो उसमें एक बहुत ही ऐसा कुछ वीडियो आया कि आप चमत्कृत रह जाएंगे। मैं तो चमत्कृत रह गया कि कोई महिला क्या ऐसा बोल सकती है
उस महिला ने बाकायदे वीडियो पे कहा कि ब्रिजभूषण शरण जो है अगर चाहते तो हम लोग को बुलवा सकते थे, उन्हें क्या जरूरत थी कि महिला पहलवानों जैसे को बुलाते जो कि इतनी सुंदर भी नहीं है। अब आप देखिए, ये इस तरह अगर सोचने का महिलाओं का, तो हमें लंबा इंतजार शायद करना पड़ सकता है कि इन लोगों का मत परिवर्तन हो। दूसरी बात, ये सरकार जो बनी हुई है कंपैरिजन पर ही बनी है। याद कीजिए, इनका सबसे पहला नारा था मोदी का कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए। मतलब जो कला साहित्य संस्कृति के विद्यार्थी रहे वे जानते हैं कि इस तरीके का कंपैरिजन कभी होता नहीं है। हम नहीं कह सकते कि फला कवि इस कवि के बीच तुलना कीजिए या इस कलाकार उस कलाकार के बीच तुलना कीजिए। ये सरकार जो है, यह पार्टी जो है, इसका पैटर्न यही है कि ये केवल कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन करते रहती है सारे समय। अगर आप इनसे कोई बात कीजिए तो कहेंगे कि भाई इंदिरा गांधी ने भी तो यही किया था, आप कोई बात कहेंगे नेहरू ने भी यही किया था, फला ने भी यही किया था। तो आप सारी उम्र कंपैरिजन करते रहे, ठीक है। अब आपने एक जो कंपैरिजन ये किया है कि वहां की जो स्थिति है मणिपुर की, वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बराबर की है, ठीक है। अब आप ये बताइए, अमित शाह जी पिछले 1 महीने के अंदर 2 दौरे कर चुके हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, और एक दौरा उनका कल होने जा रहा है। तो क्या हम उम्मीद करें कि अमित शाह जी आके यहाँ भूपेश बघेल जी को, कांग्रेस को पूछे या यहाँ की सरकार को पूछे कि भाई मणिपुर जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में हो रही है, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए आपको कोई उदाहरण बताने पड़ेंगे कि आपके गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री होने के नाते मेरे पास यही खबर है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी ही विभत्स घटनाएं हो रही हैं जैसी कि विभत्स घटना जो है वो वहां पर हुई है। लेकिन ऐसी कोई चूंकि घटनाएं ना तो राजस्थान में हुई है, जिसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, ना तो राजस्थान में हुई है, ना छत्तीसगढ़ में हुई है, कहीं भी हुई है। तो आखिर आप इस तरीके की जो बात फैला रहे हैं, तो उसका क्या मायने है, उसका क्या अर्थ है, और ये बातचीत जो है कहाँ ले जाएगी? और असली बात तो देखिए ये है कि अमित शाह खुद ही कटघरे में है। क्यों? क्योंकि अमित शाह भी इस दौरान वहां पर जा चुके हैं, मणिपुर में बैठक ले चुके हैं। अगर ये बात आ रही है कि पिछले 2 महीने 2.5 महीने से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, अगर सैकड़ों घटनाएं हैं तो अमित शाह कम से कम एक बात बताते, एक रिपोर्ट करते। ये मान लिया जाए कि गृह मंत्री के पास सारी सूचनाएं होती हैं जैसे प्रधानमंत्री के पास होती है। गृह मंत्री का भी फर्ज था कि वो वहां जाकर जो है ये बात करते और प्रधानमंत्री को बताते कि मणिपुर में स्थिति बहुत खराब है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बयान आज सामने आया है राजीव जी, वो है वहां की राज्यपाल अनुसुईया उइके का। उन्होंने एक नोएडा चैनल, एक जो देश का जो मीडिया चैनल है, बड़ा मीडिया चैनल है, उसमें कहा है कि स्थिति बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। और एक महिला होने के नाते उन्होंने वहां की डरावनी जो तस्वीर है उसका बयां किया है। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है जो पुलवामा से मिलती जुलती है, सत्यपाल मलिक के बयान से मिलती जुलती है। अनुसुईया उइके कहती हैं कि मैंने बात ऊपर तक पहुंचा दी थी, ये वीडियो चल रहा है। अगर ये बात पहुंचा दी गई थी तो इसका मतलब है कि ये सारा का सारा आप जानते थे, और जानने के बाद आपने कोई किसी भी प्रकार का न तो हस्तक्षेप किया, और अगर आपने हस्तक्षेप किया है इसमें तो इसका मतलब है कि आपकी जो कार्रवाई है वो आप नाकाम रहे हैं, और आप एक कमजोर सरकार है जो हिंसा को नहीं दबा पा रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि ये हमने कुछ किया या नहीं किया, तो इसका ये भी मतलब है कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा है, और सारा का सारा देश में इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उसी का एक्सटेंशन करने के लिए ये बयान दिया गया कि ऐसी घटनाएं चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे राजस्थान में हो, इसके पीछे बड़ा देखिए कहा यह जाता है, जैसे चर्चिल को एक बार पूछा गया था कि भाई आप एक कार्यक्रम में आइए, तो चर्चिल ने कहा कि मुझे 2 घंटे बोलना है या 15 सेकंड बोलना है या 15 मिनट बोलना है। तो लोगों ने कहा कि ऐसी क्या बात है, आप तो इतने अच्छे वक्ता हैं, आप तो तत्काल बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, देखो 2 घंटे अगर मुझे बकवास करने तो मुझे किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। अगर मुझे 10 मिनट बोलना है, 5 मिनट बोलना है, तो मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। याद कीजिए कि केवल 36 सेकंड का संदेश गया है मोदी जी का, केवल 36 सेकंड, तो उसकी कितनी तैयारी उन्होंने की होगी कि मुझे क्या बोलना है इस 36 सेकंड में। इस 36 सेकंड में उन्होंने मैसेज दे दिया कि आप दूसरे उन सरकारों को भी डिफेम कीजिए जहां पर ऐसी घटनाएं नहीं हुई, वही वो भी बताइए। उन्होंने किसी बीजेपी दूसरे शासित किसी राज्य का नाम नहीं लिया। तो आप मान के चलिए कि ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और पूरे देश को सावधान रहने की जरूरत है। अंतिम बात मैं यही कहूंगा कि चूंकि अमित शाह जी कल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, वो रायपुर में रहेंगे, हालांकि चुनावी तैयारियों को लेकर आ रहे हैं,
याद कीजिए 30 दिनों में उनका तीसरा दौरा है। उनके पास इतना समय है चुनावी तैयारियों के लिए, लेकिन मणिपुर की बातें करने के लिए, वहां पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए उनके पास कोई समय नहीं है, ना उनके पास कोई ऊर्जा शेष है। मैं अंतिम बात यही कहूंगा, अमित शाह जी से मेरी उम्मीद है कि अगर छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना हुई है तो उनको बताना चाहिए और भूपेश बघेल जी से सवाल पूछना चाहिए कि आपके यहाँ मणिपुर जैसी घटना क्यों हो रही है। मुझे पता है उनके पास ऐसा कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। ये हम दावे से कर सकते हैं। मैं भी यहीं पे बैठा हूँ, प्रमोद अग्रवाल जी भी यहाँ बैठे हैं, और आप सब भी जानते हैं अगर ऐसी घटना हुई रहती तो अभी तक तो हाहाकार मच गया होता। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल करना चाहिए, खासकर अमित शाह जी से पूछना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर छत्तीसगढ़ में ऐसा है, मणिपुर जैसे हालात हैं, तो फिर चुनाव की तैयारियां कैसे हो रही हैं? पहले हालात को संभालिए। और क्या अमित शाह जी हालात संभालने पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़? ये तो छत्तीसगढ़ से बैठे हुए हमारे दोनों साथी और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं श्रवणगढ़ साहब और राकेश अचल जी। चार लोग अगर कहें तो अविभाजित मध्य प्रदेश के हैं, और अगर अविभाजित मध्य प्रदेश का जो छत्तीसगढ़ पार्ट है और वहाँ पे अगर कुछ ऐसा है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी कुछ दिन पहले वहाँ की यात्रा करके आए हैं, छत्तीसगढ़ की यात्रा करके आए हैं, आप याद कीजिए। अमलेंदु उपाध्याय जी। जी दीपक जी। एक ही बात कि प्रधानमंत्री फिर से 1 अगस्त के आसपास तक फिर से आ सकते हैं। ये भी उनका दौरा कार्यक्रम बन रहा है और हो सकता है कि 2 दौरे उनके हो जाएं। तो चलिए, न्याय मिलेगा छत्तीसगढ़ को। राजीव जी। अच्छी बात है, न्याय मिले, लेकिन ऐसी घटना ना घटे। महिलाओं को लेकर के हम बात कर रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं मणिपुर की, उन तस्वीरों की बात कर रहे हैं और ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कहें उनकी बात सब सुन लेते हैं, वोट दे के चले आते हैं। 37% लोग ही वोट देते हैं, लेकिन दे के चले आते हैं। 37% लोगों में से ऐसे लोग तो कुछ होंगे, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिनको लगता है कि टमाटर के भाव भले महंगे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मकान की कीमत भी बढ़ गई है। पहले 3 लाख रुपए में आपने 2000 में मकान खरीदे, वो 30 लाख में, उसको बेचकर टमाटर खरीद लो। ऐसे लोग भी यहाँ हैं। ज़रा समझना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी कि कैसे देख रहे हैं आप, जब विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन देश में चर्चा अगर करें तो फिर आप सरकार विरोधी हैं। हम भी चर्चा कर रहे हैं तो हम भी सरकार विरोधी कहलाते हैं। राजीव जी, अगर विदेश में चर्चा हो रही है तो बदनामी प्रधानमंत्री की तो हो नहीं रही है, बदनामी भारत की हो रही है। प्रधानमंत्री का तो डंका बज रहा है, तो प्रधानमंत्री का डंका बजता रहे, भारत की भले ही बदनामी होती रहे। क्योंकि प्रधानमंत्री भारत से बड़े हो गए हैं और भारत पे भारी हो गए हैं। एक अकेले जो है पूरे भारत पे भारी है प्रधानमंत्री। तो इसलिए अब चाहे मणिपुर हो चाहे गुजरात हो, कुछ भी हो, प्रधानमंत्री जब पूरे भारत पे भारी हो ही गए हैं तो कुछ भी होता है, किसी पे क्या असर पड़ता है। सवाल ये है राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी जिस भारत माता का चित्र लगाती है और आरएसएस के दफ्तरों में जिस भारत माता का चित्र लगा होता है, उस भारत माता में ये मणिपुर की महिलाएं शामिल हैं कि नहीं है, या ये मणिपुर की महिलाएं जो उस भारत माता के चित्र से बाहर हैं। सवाल यहाँ भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री से यही बनता है कि वो बताएं इस बात को, देश को बताएं। क्योंकि दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात राजीव जी है कि प्रधानमंत्री के 36 सेकंड के भाषण में उन्होंने जो अंतिम बात कही, कहा कि वो क्रोध से भरे हुए हैं। अरे इस देश को प्रधानमंत्री चाहिए, क्रोधित व्यक्ति नहीं चाहिए जिसके मन में क्रोध भरा हुआ हो। क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है, उसको पता ही नहीं रहता कि उसे करना क्या है क्या नहीं करना है। तो अगर हमारा प्रधानमंत्री इतना ज्यादा क्रोध से भरा हुआ होगा तो मणिपुर ऐसे ही चलता रहेगा। प्रधानमंत्री शांति के साथ अपना दिमाग जो है वो अपना ठीक रखें, क्रोधित ना हो। क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश चलाने के लिए क्रोध की आवश्यकता नहीं होती है। देश चलाने के लिए एक संयमित बुद्धि की आवश्यकता होती है, एक चिंतनशील व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो होना चाहिए। तो इसलिए प्रधानमंत्री क्रोध ना करें, क्रोधित आदमी नहीं चाहिए इस देश के लिए। तो राजीव जी, कुल मिलाकर के जो स्थितियां बन रही हैं वो ये लग रहा है कि डबल इंजन की सरकारें जो है उसका सबसे अच्छा नमूना जो मुझे लगता है कि मणिपुर है, वो पेश किया जा रहा है। मैं अभी थोड़े दिन पहले, कल या परसों, ये कार्टून देख रहा था। उसमें जो है कार्टून से दिखाया कि वो महिला से जो है वो वर्दीधारी जो पूछ रहा है कि भाई यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि वो डबल इंजन की सरकार है, कि वो पटरियाँ अभी नहीं बिछी हैं जिसमें वो डबल इंजन की सरकार जाती है, उसी का इंतजार कर रही है।
तो मणिपुर की महिलाएं जो है, जो डबल इंजन की सरकार में रह रही हैं, वो उस पटरी बिछने का इंतजार कर रही हैं जिसपे डबल इंजन की जो गाड़ी जो चला करती है। मुझे लगता है कि सारे देश में जो है ये मणिपुर मॉडल तो लागू नहीं किया जाना है, क्योंकि गुजरात मॉडल की बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी थी। गुजरात मॉडल की अब चर्चा करना नहीं चाहते, प्रधानमंत्री स्वयं नहीं चाहते गुजरात मॉडल की चर्चा हो, तो उसमें सवाल उठने लगते हैं, तरह तरह के बहुत सी चीजें सामने आने लगती हैं। तो ये नया मॉडल एक तरीके से सामने लाया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें कुछ हो सकता है चल रही हो, नहीं भी हो सकता है नहीं चल रही हो, ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री बिल्कुल अक्षम हो और चीजें रोक पाने में सफल ही ना हो, इस तरह की ये चीजें हो रही हैं। और विपक्ष जो जिस तरीके कह रहा है। दूसरी बात जो राजीव जी एक महत्वपूर्ण बात है, आप देखिए स्मृति ईरानी की आप लोगों ने सबने आलोचना की, लेकिन मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। स्मृति ईरानी ने सरकार की नाकामियों नालायकियों को सामने पेश किया है, उन्होंने कोई विपक्ष की आलोचना नहीं की है। स्मृति ईरानी ने जो कहा, उन्होंने साफ साफ कहा कि विपक्ष के पास ये वीडियो पहले से था और सरकार को नहीं मालूम था। इसका मतलब यही तो है ना। तो ये सरकार की नाकामी नालायकी दोनों है कि बकौल स्मृति ईरानी विपक्ष के पास ये वीडियो पहले से था और सरकार को ये जानकारी नहीं थी। सरकार कह रही है उसको जानकारी नहीं थी, बाद में ये सोशल मीडिया पे आने के बाद जानकारी हुई है। अगर ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि देश जो है कितने ज्यादा सुरक्षित हाथों में है कि जिस सरकार के पास जो ये जानकारी नहीं होती है कि वो वीडियो जो है विपक्ष के पास है, वो संसद के सत्र में नहीं करके आने वाला, सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल होने वाला है और 77 दिन वो वीडियो जो रखा रहता है विपक्ष के पास में। इसका मतलब यही तो है जो स्मृति ईरानी कहना चाह रही है। मुझे लगता है कि वो कहना यही चाहती होंगी, चूंकि सरकार में मंत्री हैं तो सीधे सरकार के लिए नहीं कह सकती हैं। लेकिन स्मृति ईरानी पहले भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो है वो गुजरात 2002 के बाद जो है वो तलवारें भान चुकी हैं, आप लोगों को याद होगा अच्छे तरीके से। तो हो सकता है कि उनसे उम्मीद की जाती है, चूंकि वो महिलाओं के सम्मान के प्रति काफी ज्यादा सजग रहती हैं, मुझे लगता है कि वो आगे बढ़कर के आएंगी, सरकार की जो कमियां हैं उसको देश के सामने जरूर बताएंगी। जी 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 अमलेंदु जी, उनके आगे की बात पहले ही रविशंकर प्रसाद जी ने कह दी थी। आप याद कीजिए कि रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी थी परसों, और वो कह रहे थे कि विपक्ष के लोग जो हैं जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है वो कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे लेके आ जाते हैं और उन मुद्दों की बात पहले नहीं करते, लेकिन संसद के सत्र के शुरुआत में रखते हैं ताकि सदन चल ना पाए। और उससे पहले की बात स्मृति ईरानी जी कह रही हैं, बकौल अमलेंदु जी आप जैसा कह रहे हैं उसी हिसाब से, और हमने उनको सुनाया भी उनकी बात को भी कि विपक्ष के पास ये वीडियो, ये बातें, सब कुछ पहले से मौजूद था। विपक्ष के पास मौजूद था लेकिन सत्ता पक्ष के पास नहीं था। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो हैं वो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जो घटना 4 तारीख को 3 और 4 की रात को घटती है या 4 तारीख के दिन में जो घटना घटती है दोपहर में, उस घटना का FIR 15 दिन बाद होता है। वो बात उनको पता है, लेकिन स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उनको नहीं पता चलता। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उनको नहीं पता चलता। ये किस ढंग की सियासत चल रही है? अगर समझना चाहें तो प्रोफेसर रविकांत जी, कैसी सियासत है ये? राजीव जी, क्या ये माना जाए कि जब एन बीरेन सिंह को पता था और दिल्ली में बैठी हुई सरकार को पता नहीं था लेकिन विपक्ष के पास था, तो क्या वहां के मुख्यमंत्री ने विपक्ष को ये मुद्दा दिया? डेफिनेटली वही मैं कह रहा हूं। तो क्या ये विपक्ष को उन्होंने उपलब्ध कराया है और नरेंद्र मोदी तक वो बात नहीं पहुंची? तो मानसून सत्र में ये मौका क्या खुद मणिपुर की सरकार ने उपलब्ध कराया है विपक्ष के लिए और मोदी जी को बेखबर उसके रखा है? ये दरअसल इतना अब भोलापन है कि स्मृति ईरानी हो, रविशंकर प्रसाद हो या मोदी जी हो, वो इस देश के लोगों को निपट बेवकूफ समझते हैं। उनको लगता है कि जो हम बोलेंगे, जो हम कहेंगे, वही लोग मान लेंगे। लेकिन वो इस बात को नहीं समझते हैं कि जो वो राजा वाली कहानी है ना, कि राजा जैसा है नग्न है लेकिन वो डर के मारे कोई नहीं बोल रहा है। एक बच्चा आकर के कहता है। तो नरेंद्र मोदी की हालत अब उसी तरह की हो गई। वो लाख जतन करें, और फिर सबसे बड़ी बात तो उनकी नीयत की है, उनकी संवेदनहीनता की है, जो गर्ग साहब ने बात कही। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि कहां बलात्कार हो रहा है, कहां किस मॉब लिंचिंग हो रही है, दलितों को सरेआम पीटा। उसी गुजरात में जहां से अभी उदाहरण दिए गए, उस ऊना कांड भी तो हुआ। कितने लोग गटर में मारे गए बनारस में, जहां से प्रधानमंत्री आते हैं चुन करके, वहां यहां नाक तक डूबे हुए दलित गटर में दिखाई पड़ते हैं। साहब, दैनिक जागरण की तस्वीर है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो असंवेदनशीलता है, और वो केवल
वोट की राजनीति, उनको मालूम है कि कैसे करना है। अभी एक दो बार उन्होंने किया भी, लोगों को जुमला भी दिया, फिर लोगों को और राष्ट्रवाद के इशू पर ले गए और सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने कर ली, लोगों को मुखौटे दिखा दिए। लेकिन जो महंगाई है, जो अत्यंत गरीबी इस समय जो बढ़ रही है, बेरोजगारी का चरम आलम है, क्या उसके बावजूद लोग ये सोचते रहेंगे कि नहीं मोदी जी तो भगवान है? जो उनके भक्त तो मानते ही हैं कि वो अवतार हैं। खुद मोदी जी भी इस बात को कहते हैं। ये संतोष भारती की बात मैं कह रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है जी। कि मोदी जी को ये लगता है कि लोग उनको भगवान मानते हैं और ये उनको एहसास हो रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है उनको कि इस देश में चल क्या रहा है? उनको लगता है कि एक अकेला जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, वो बात अलग है कि अब वो 38 पार्टियों को लेकर के एनडीए को खड़ा कर रहे हैं। ये जो डर है, ये जो खौफ है, वो कहां लेकर के जा रहा है? और खौफ इसका नहीं है राजीव जी, खौफ होता है हमें अपनी नैतिकता का। हम सोचते हैं कि कहीं कोई ऐसा काम न कर दे कि कल को हमें शर्मिंदा होना पड़े। हमें डर होता है कि कहीं हमसे कोई भूल ना हो जाए, कहीं और खासकर सत्ता में है तो कोई असंवैधानिक काम ना हो जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह या पूरी भारतीय जनता पार्टी, अभी आरएसएस, उसको डर सिर्फ एक ही चीज का है कि सत्ता चली जाएगी। और उस सत्ता के लिए तो अभी और होगा, क्योंकि ये जो कमल है वो कीचड़ में ही खिलता है। उसके लिए कोई और हो, दिल्ली वाला घटनाक्रम, मुजफ्फरनगर वाला घटनाक्रम, गोधरा के बाद वाला घटनाक्रम, बस सत्ता आनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि खून खराबा हो रहा है, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, लोग हिंसक हो गए हैं, लोगों के हाथ में हथियार हैं। ये अलामत, आपने क्या इस देश को तालिबान बना दिया है? कैसे हम गर्व करें? सवाल इस बात का है। आपने तो सारा इस देश के प्रति हमारा जो गर्व था उसको छीन लिया। और आप कह रहे हैं 140 करोड़ लोग शर्मिंदा हैं। हम तो इसलिए शर्मिंदा हैं कि साहब आप कुछ नहीं कर रहे। हमारा सवाल तो इस सत्ता से है कि आप चुपचाप बैठे हुए हैं और लोग अपने हाथों में राइफल लेकर के एक औरत को पट्टी बांध करके यहां पर गोली मार रहे हैं। ये इस देश में हो रहा है साहब। इसलिए बड़ा भयावह है, कुछ कहते बनता ही नहीं है कि क्या बोला जाए। इस समय नरेंद्र मोदी को लगता है कि नहीं साहब हमारी सत्ता बची रहेगी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो यहां आया है वो बैठा थोड़ी ना रहेगा, सबको जाना है। और फिर उसका जो हिसाब किताब होता है, इतिहास कभी माफ नहीं करता। राजीव, सवाल जो आप कह रहे हैं ना कि क्या इस देश को तालिबान बना दिया है, जो तस्वीरें आ रही हैं उसको अगर देखिए, जैसी भयानक तस्वीरें हैं जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे। अभी क्या हुआ कि जब आपसे बात कर रहा था तो मेरे किसी साथी ने उस वीडियो को मेरे से शेयर किया, वही देखने लगा मैं। छोटा सा वीडियो है लेकिन मैं दहल गया हूँ। इस बीच आपकी बात जो मैं सुन रहा था, लेकिन उस वीडियो को देख रहा था। और सचमुच तालिबान बन चुका है, मणिपुर बन चुका है तालिबान, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर इस बात को अभी भी दबाने की कोशिश हो, वहाँ शांति बहाल करने की कोशिश ना हो, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किस देश में, किस जगह और किस निज़ाम में हम रह रहे हैं, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। मैं तो अंदर से हिल गया हूँ उस दूसरे वीडियो को देखकर। एक वीडियो को देखकर तो हिल ही गया था, दूसरे वीडियो को देख करके अभी मैं इसी कार्यक्रम के दौरान अभी देख रहा था मैं वीडियो, मैं हिल गया हूँ बिल्कुल। आना चाहता हूँ। और आप जिक्र कर ही रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी, आपके बाद राकेश अचल जी ने भी उस वीडियो का जिक्र किया, लेकिन इसी बीच किसी ने मुझ तक पहुंचाया और मैं अभी देखने लगा कि आखिर कुछ हो सकता है जो आप लोगों तक पहुंचाऊं। मैं उस वीडियो के बारे में तो आप लोगों तक नहीं कुछ भी नहीं रख सकता, लेकिन हाँ, एक महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है वहाँ पर, उसकी तस्वीर नज़र आ रही है। रोकिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील है, हाथ जोड़कर ये करबद्ध प्रार्थना जिसको कहते हैं वो है कि कम से कम मणिपुर के हालात का सीरियसली उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप ख्याल रखिए, वहाँ की जनता के, वो भी इंसान है। प्रशांत टंडन जी, इंग्लैंड का जिक्र कर रहे थे हम। इंग्लैंड में भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो रही है और वहाँ भी मणिपुर की बात हो रही है। अमेरिका में भी मणिपुर की बात हो रही है। बात फ्रांस में भी हुई जब यूरोपियन यूनियन के तमाम जो नेता हैं वो बैठे, पार्लियामेंट के जो सांसद हैं, और वो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया।
लेकिन किसी भी मसले पे कुछ भी, यहाँ उन तमाम मसलों पर, तमाम घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी रही तो रही। ये जो हठधर्मिता है, जो जिद्दीपन है, क्या अब हम आने वाली राजनीति में इसको बढ़ते हुए देखेंगे कि जिद है कि हमको नहीं बोलना है, महिला पहलवानों के बारे में चूं शब्द नहीं कहना है, किसानों के हत्यारे के बारे में कुछ नहीं कहना है और न ही अपने मंत्रिमंडल से बाहर निकालना है, और वैसे ही बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कुछ नहीं बोलना है। बृजभूषण शरण सिंह साहब सांसद हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, शेर व शायरी का दौर चल रहा है, सुने होंगे, अभी कल ही सुना रहे थे पार्लियामेंट में बाहर खड़े होके पत्रकारों के बीच। सब करेंगे, लेकिन हम जो हैं वो चुप्पी साधे रहेंगे। क्या इस देश के आँख पे, नाक पे, कान पे गांधी जी के 3 बंदरों की तरह क्या पूरी पट्टी बांध दी गई है कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं देखना है, जाना है, वोट दबाना है, कमल छाप पे आ जाना है, ऐसे माना जाए? राजीव जी, मैं अपनी बात एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह ही रखूंगा जी। और वो सोसाइटी जो है बहुत कुछ जो है वो एब्जॉर्ब करती है। सोसाइटी ट्यूबलाइट की तरह नहीं है कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो जाती है, बहुत कुछ एब्जॉर्ब करती है और किसी एक ट्रिगर पॉइंट में वो फट जाती है और फिर वो सोसाइटी बहुत सारी समस्याओं के समाधान देती है। मैं एक आध एग्जाम्पल देता हूं आपको। 30 साल से डिक्टेटर थे मिस्र में, इजिप्ट में। एक 22 साल की लड़की ने फेसबुक पे एक वीडियो चला दिया कि तहरीर स्क्वायर में जमा हो जाओ। वो तानाशाह जिसका फौज, शिक्षण संस्थान, ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंस, मीडिया, उद्योग सब पे कब्जा था, उड़ा दिया उसको लोगों ने, सत्ता से चला गया। कुछ ही हफ्तों में लोग उस 22 साल की लड़की, उसका नाम था महफूज, उस 22 साल की लड़की के 1.5 मिनट के वीडियो ने पूरे इजिप्ट को हिला दिया और पूरे अरब में क्रांति फैल गई। अरब स्प्रिंग जिसको मानते हैं। बहुत से हमारे युवा दर्शकों को नहीं याद होगा, गग साहब या बाकी सीनियर लोगों को याद होगा, माया त्यागी कांड हुआ था, पूरा देश हिल गया था। तब तो मीडिया का जमाना नहीं था, अखबारी थे। उसके पति को पुलिस ने, 1980 की बात है, गर्मियों की, उसके पति को गोली मार दी थी पुलिस ने और थाने में उसको निर्वस्त्र करके ले गए थे और गैंग रेप हुआ था। ऐसी ही घटना थी, पूरा देश हिल गया था। और अभी मैं जब आपसे बात हो रही थी तो निर्भया कांड के बाद मनमोहन सिंह जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उनका मैं संदेश सुन रहा था। झुकी हुई आंखों से वो राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे और वो ये कह रहे हैं कि मेरी 3 बेटियां हैं, मैं जानता हूं ये दर्द क्या है। और वो ये कह रहे हैं जो सड़कों पे गुस्से में लोग हैं, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं युवा, उनसे वो कह रहे हैं कि आपका गुस्सा जायज है। देखिए, यही देश था। अभी कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, 11-12 साल पुरानी बात है राजीव जी, कि देश का प्रधानमंत्री टेलीविजन पे आके ये कह रहा है युवाओं से कि आपका गुस्सा जायज है। मैं 3 बेटियों का बाप हूं, मैं तकलीफ समझता हूं। ये होती संवेदनशीलता। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, मैं पिछले रिकॉर्ड्स को देखकर, सोशल ट्रेंड्स को देखकर, मणिपुर की घटना समाज को हिला देगी, हिला दिया है, पूरी दुनिया को हिला दिया है। मतलब वो वीडियो देखने के बाद इतना भी कोई आपराधिक कठोर व्यक्ति हो वो भी हिल जाएगा। तो मुझे लगता है राजीव जी कि इसमें तमाम सारी जो राजनीति है, इको चैम्बर है, मीडिया की खरीद फरोख्त है, एजेंसियों का कब्जा है, ये जो ट्रोल नुमा मंत्री हैं जो आके भाषण दे रहे हैं, दूसरी कोई स्पिन डॉक्टर्स कि आप राजस्थान का जिक्र ले आओ, आप वो, ये कुछ काम नहीं आएगा।
मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि ये कुछ काम नहीं आएगा। ये इतनी बड़ी घटना है कि ये पूरे देश को हिला देगी, जगा देगी। राजीव जी। जी, गर्ग साहब, आपको भी लगता है? जरा हम बहुत उम्मीदों की बात यहाँ कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी, क्या इन उम्मीदों को आगे बढ़ते हुए आप भी देखते हैं? जी, मैं देखता तो हूँ उम्मीदों को बहुत आगे, पर कुछ हकीकतों को भी मैं साथ में थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जी। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि आईबी की जो रिपोर्ट थी, जो प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को भेजी गई थी मणिपुर के बारे में, वो मई के पहले सप्ताह में मिल गई थी, 4 मई की, जिसमें घटना थी। ये उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उनका ट्वीट है। एक अखबार में आज प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है, दैनिक भास्कर में, कि रोज 100 एफआईआर वहाँ दर्ज की जा रही हैं और 3 मई से 28 जून तक 5,960 एफआईआर दाखिल हुई हैं और उसमें 1/3 जो है एफआईआर महिला उत्पीड़न की हैं। मणिपुर को लेकर हमें सही जानकारी कैसे मिलेगी, ये एक बड़ी चुनौती है। मणिपुर जो है राजीव जी, थोड़ा सा समझने की बात है कि वो म्यांमार से लगा हुआ है। म्यांमार में शाही है, उसने नागरिकों को बुरी तरह कुचल कर रखा हुआ है और मानवाधिकारों का सबसे अधिक उल्लंघन म्यांमार में हो रहा है। देश के नागरिकों को शायद ये जानकारी नहीं है कि वो जो सैन्य तानाशाही है उसको भारत सरकार भी हथियार बेच रही है। मतलब नागरिकों को, म्यांमार के नागरिकों को कुचलने के लिए, मारने के लिए जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ की सैन्य हुकूमत के द्वारा, उसमें भारत का भी, भारत की सरकार का भी योगदान है। आपको एक जानकारी और मिलना चाहिए, हम सबको मिलना चाहिए कि पूरे के पूरे इंटरनेट बंद किए हुए हैं वहां और पूरा का पूरा मीडिया जो है उसका गला घोट दिया गया है। वहां से कोई खबरें नहीं आ रही है। मणिपुर जो है पूरे देश से काट दिया गया है, वहां की कोई जानकारी नागरिकों के पास नहीं है। मणिपुर का असली जो मवाद है, वो जो दर्द है, वो कब फूट कर आएगा अभी हमको पता नहीं है। वहां के असली किस्से कब आएंगे बाहर, ये हमको जानकारी नहीं है। हम जो आपने कहा एक वीडियो और देखा, ये एक वीडियो का काम नहीं है। वहां जो रोजाना सैकड़ों किस्से हो रहे हैं, अभी भी हो रहे होंगे, उनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो व्यथाएं हैं, वो बहुत ही दुखदाई हैं। आपके सवाल का जवाब ये है राजीव जी कि क्या मणिपुर का जो मुद्दा है या देश की महिलाओं का जो मुद्दा है, उसको विपक्ष अपना मुद्दा बना पाएगा? ये जो आक्रमण है जो आप देख रहे हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर, और हम जो कह रहे हैं प्रमोद अग्रवाल और दीपक जी जो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा नहीं हुआ, ये सारा आक्रमण इसलिए किया जा रहा है कि विपक्ष जो है अपराध भाव से पीड़ित हो जाए कि वो मणिपुर को मुद्दा नहीं बना पाए। ये विपक्ष को दबाने के लिए हो रहा है कि देखो, अगर तुमने मणिपुर को मुद्दा बनाया तो हमारे पास भी ये मुद्दे हैं जिनको हम बनाएंगे। अब मुद्दा यह है कि क्या जो विपक्ष है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो मणिपुर को
मानती हैं कि मणिपुर एक बड़ी घटना है देश के लिए और उसको देश के नागरिकों को बताया जाना चाहिए। और ये बताया जाना चाहिए कि जो हुकूमत है वो कितनी निर्मम तरीके से, कितनी संवेदनशील है या नहीं है। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, जो आपने देखा कि टेलीग्राफ का जो पहला पेज है कल का, जिसमें अगर आपने देखा हो कि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ बनाया उन्होंने और उसमें से उसकी आंखों से एक आंसू टपकाते हुए दिखाया कि 79 दिनों के बाद एक मगरमच्छ किस तरह से रोता है। देश की जनता तो तैयार है। देखिए राजीव जी, देश की जनता जानना भी चाहती है, समझना भी चाहती है। हमने आज देखा अखिलेश यादव बोल रहे हैं, कल हमने देखा था ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने भी जिक्र किया था अपनी रैली में। पर जिस दमदारी के साथ मुद्दे को उठाने की जरूरत है और इसमें इस मुद्दे को लेकर नागरिकों की जो भागीदारी पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मणिपुर जो हुआ है वो कहीं भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग इतने, हमारा समाज को इतना सांप्रदायिक रूप से इतना बांट दिया गया है, वल्नरेबल कर दिया गया है। आपने देखा ना मणिपुर में जो सरकार है वो एक संप्रदाय के साथ खड़ी हो गई, मैतेई संप्रदाय के साथ खड़ी हो गई। तो जो महिलाएं हैं वो कुकी संप्रदाय की हैं, वो जो चर्च हैं वो नगा संप्रदाय के हैं या ईसाई संप्रदाय। 300-350 चर्च जलाए गए हैं। ये तमाम चीजें जो हैं, जो मणिपुर की पुनरावृत्ति है, वो देश में कभी भी ये लोग कर सकते हैं। इसके मणिपुर के पीछे जो है पूरा का पूरा मामला, आप वहां पता करिए कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं वो कितने समय से वहां काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि काफी सालों से वहां 1980 से काम कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या काम कर रहे हैं? मतलब लोगों को विभाजित करने का काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जो चल रहा है, वहां जो विभाजन किया गया और उस विभाजन को कायम रखना चाहते हैं वो, क्योंकि में अगर नगा, मैतेई और कुकीज अगर साथ नहीं रहेंगे राजीव जी, और उसकी गारंटी अगर ये सरकार नहीं देगी, तो मैदानी इलाकों में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी साथ नहीं रह पाएंगे। और ये सरकार अगर नहीं चाहती है कि ये लोग साथ रहें, तो आप मान के चलिए कि मणिपुर का मामला सरकार जिंदा रखेगी या जिंदा रहेगा, अपने कारणों से जिंदा रहेगा। अभी वहाँ 1 लाख लोग हैं सेना के और पैरामिलिट्री के। आप देखिए ना कश्मीर को किस तरह से देश से अलग किया गया, पूरी बिल्कुल संवेदनहीनता के साथ कश्मीरियों को किस तरह से ट्रीट किया गया। ये मणिपुर के साथ भी ऐसे ही हो रहा है और उत्तर पूर्व के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। ये बड़ी घटना है मणिपुर की और इसमें नागरिकों की भागीदारी जरूरत है। मतलब जब तक नागरिक इसको अपना मुद्दा नहीं बनाएंगे, अपनी अस्मिता का मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक ये काम नहीं चलेगा। मतलब विपक्ष के भरोसे इन चीज़ों को कब तक हम करेंगे? ये तो करना ही पड़ेगा, विपक्ष को मुद्दा तो बनाना पड़ेगा। इसका असर होना चाहिए, चुनाव में होना चाहिए। पर हमने देखा है कई बार, मैंने ही देखा है कि गुजरात के दंगों का कहीं देश के कितने हिस्सों पर कब असर हुआ, क्या हुआ, और विपक्षी दलों ने गुजरात को कितना मुद्दा बनाया। वो 2014 में नरेंद्र मोदी चुनकर कैसे आ गए, ये बहस तो इस पर होना चाहिए कि गुजरात में इतनी बड़ी त्रासदी हुई और उसके पीछे जिम्मेदार जो लोग हैं वो, उनमें प्रधानमंत्री जो आज हैं उनकी भी जिम्मेदारी काफ़ी है। उसके बावजूद वो प्रधानमंत्री बन गए देश के। तो ये जो मुद्दा है, ये मणिपुर का, ये विपक्ष के हाथ में है और तो कितना इसको
आगे ले जा सकते हैं, बता सकते हैं देश को शिक्षित करने के लिए। नहीं तो ये सरकार तो आप देखिएगा कि मणिपुर को घोल कर पी जाएगी। मतलब मणिपुर इसके लिए कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। इसीलिए आज भी वो वहाँ के मुख्यमंत्री को बीजेपी ने बना के रखा हुआ है। नहीं तो किसी और हुकूमत में, गैर भाजपाई राज्य में ये हुआ होता तो अभी तक तो वो राज्य सरकार बर्खास्त कर दी गई होती और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया जी। पर ये सरकार बहुत तानाशाही तरीके से काम कर रही है राजीव जी, और ये प्रधानमंत्री इन पर अब देश का प्रधानमंत्री होने का भरोसा अब खत्म हो गया, पूरे देश का खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मणिपुर, लेकिन ज़रा जल्दी अब क्लोज करते हैं, इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। राकेश अचल जी, क्या आपको लगता है कि मणिपुर की घटना या मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो अगर अभी ये पूरा का पूरा ऐसी ही हालत वहाँ बनी रही और आगे चुनाव है तो इससे बीजेपी को फायदा होगा? देखिए राजीव जी, बीजेपी पिछले 9 साल से सिर्फ अपने फायदे का ही काम कर रही है। ये वही बीजेपी है, वही बीजेपी की केंद्र सरकार है जिसने धारा 370 को मुद्दा बनाया था कि जम्मू कश्मीर से हटाना है, हटा दिया। जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में तोड़ना है, तोड़ दिया। तो ये सरकार अगर चाहे तो मणिपुर में शांति कायम करने के लिए 24 घंटे होते हैं, लेकिन ये सरकार चाहती नहीं। जैसे रवि श्रवण जी ने कहा कि वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 40 साल से उस पूरे सीमावर्ती राज्य को भगवा रंग में रंगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थितियां अब उलट हो गई हैं। अब वहाँ लाल रंग है, पूरा मणिपुर लाल रंग में, खून के रंग में डूबा हुआ है। और जिस मैतेई समूह की हम बात कर रहे हैं, जिसको साथ दे करके भारतीय जनता पार्टी वहाँ ये खून खराबा आंख बंद करके देख रही है, उस समाज के भी 9 विधायक इस खूनी हिंसा से परेशान होकर, आजिज होकर अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री को लिख के दे चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि उन्हें अपना फायदा देखना है। और ये फायदा इसी तरह के ध्रुवीकरण को लेकर हो सकता है, जैसा मणिपुर में 2 पुराने समुदायों के बीच में हुआ है। सरकार चाहती है कि अगले 5-6 महीने तक ये वातावरण बना रहे। वो ध्रुवीकरण की जिस रणनीति से सत्ता में आए थे, उस रणनीति को कायम रखते हुए दोबारा सत्ता में आ जाएं, और चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, उसको कोसते रहे। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में, जहां उनके डबल इंजन की सरकार है, वहां किसी आदिवासी के सिर पर पेशाब कर रही घटना का जिक्र नहीं किया। मुझे तो राजस्थान में ऐसी कोई घटना सुनने को नहीं मिली। हमारे शिवपुरी में, मध्य प्रदेश में दलितों को मेला खिला दिया, इसका जिक्र प्रधानमंत्री जी नहीं करते। उन्हें क्रोध नहीं आता, उन्हें क्रोध आता है 73-74 दिन बाद, और वो भी कितना, 36 सेकंड का क्रोध। देखिए राजीव जी, आने वाले दिन इस सारे मुद्दे को, जैसे नागरिकों के हाथ में पहुंच गया है, ये अपना हिसाब बराबर कर देगी जनता, और प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी देखते रहेंगे। जी। और प्रमोद अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ चूंकि हैं आप, इसलिए छत्तीसगढ़ का जिक्र, लेकिन क्या मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उससे छत्तीसगढ़ में बीजेपी को फायदा नजर आ रहा है क्या? सियासी थोड़ा सा स्थानीय स्तर की बात कर रहा हूं राजीव जी। बीजेपी के शासन के समय की ही 15 साल राज किया है बीजेपी ने छत्तीसगढ़ पर। बस्तर में सोनी सोरी नाम की एक आदिवासी महिला है, अभी जीवित है। रमन सिंह सरकार के दौरान उनके गुप्तांगों में पत्थर भर दिए गए थे। शायद उनको भूल गया हो, प्रधानमंत्री जी को भी और गृह मंत्री जी को भी, कि उनकी सरकार ने किया था। उनको भूल गया हो कि यहाँ एक एर्राबोर नाम की जगह थी, जहां पर एक आदिवासी महिला को सामूहिक बलात्कार करके करीब 57 बार चाकू मारे गए थे। शायद वो भूल गए हों कि पूरी कांग्रेस की लीडरशिप को नक्सलियों के जरिए खत्म करा दिया गया था। पूरा नक्सलवाद को
पोषित किया गया ताकि बस्तर पर जो आदिवासी वोटों पर कांग्रेस का कब्जा था उससे समाप्त किया जा सके। इतनी प्रताड़नाएं दी गई कि आज बस्तर में एक भी कांग्रेस का विधायक नहीं है, इस भाजपा का विधायक नहीं है। दूसरी बात, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ को इसलिए वो जोड़ना चाहते हैं कि यहां पर उन्होंने दो बार और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की है। छोटे छोटे मुद्दों को सांप्रदायिक रंग दे करके इस सरकार को बदनाम करने या इस सरकार की निगेटिविटी दिखाने के लिए काफी प्रयास भाजपा यहां कर रही है, क्योंकि उनके पास यहां किसी भी बात का जवाब नहीं है। सरकार विकास के किसी बात की आलोचना वो नहीं कर पाते हैं। अभी भी सदन चल रहा था छत्तीसगढ़ का, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया बीजेपी ने और खुद ही वॉकआउट कर गए। जवाब सुनने को तैयार नहीं, मतदान करने को तैयार नहीं है सरकार के खिलाफ। सवाल यह है कि मुझे जो लगता है कि इस मामले को पॉलिटिकली वो ज्यादा उलझा इसलिए रहे हैं कि फिर इनके पास न सदन में बोलने के लिए कुछ है न बाहर बोलने के लिए कुछ। हाँ, एक दृश्य की कल्पना मैं जरूर कर रहा हूं कि इस सत्र में शायद इसी हफ्ते हम एक बार फिर प्रधानमंत्री को रोता हुआ देखेंगे और वो आंसू इसलिए बहाए जाएंगे कि मेरे देश की महिलाओं के गम में मैं बहुत गमजदा हूं। और शायद इसीलिए चंद्रचूड़ साहब को ट्रोल कर रहे हैं ये कि अगले हफ्ते जो उन्होंने जवाब मांगा है वो बंद लिफाफे में जाए और चंद्रचूड़ साहब पढ़ के कुछ ना बोले, क्योंकि जवाब क्या दे सकते हैं इस बात का। जब वो आप देश को जवाब नहीं दे रहे हैं तो न्यायपालिका को क्या जवाब दें। वहां तो कानून का सरेआम उल्लंघन हो रहा है, लोगों के सिरों को बांस पर टांग करके घूमा जा रहा है, महिलाओं को नंगा किया जा रहा है, रेप किए जा रहे हैं। बीरेंद्र सिंह खुद स्वीकार कर रहे हैं। फिर क्या दिक्कत है? हथियार आ रहे हैं बाहर से प्रायोजित आतंकवाद को पहले भी स्वीकार कर चुके हैं। उसके बावजूद आप तैयार नहीं है किसी बात को मानने के लिए। आपने 355 लगाया हुआ है। होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है केंद्रीय सरकार की कि वो वहां पर नियंत्रण करे। यह सिर्फ बीरेंद्र सिंह की असफलता है ऐसा नहीं है, ये केंद्रीय गृह मंत्री की भी असफलता है कि आप वहां नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में भी उन्हीं की असफलता थी जब पहलवानों को घसीट के पुलिस ने मारा था। जी बिल्कुल। ये सारा क्या, ये अपराध की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते वो? क्यों महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं? महिलाओं के अत्याचार के लिए इस देश में इस सरकार का नाम हमेशा स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा कि आप महिलाओं के प्रति आपकी भावनाएं क्या थी। महिलाएं सिर्फ आपके लिए वोटर हैं, दलित सिर्फ आपके लिए वोट देने के लिए हिंदू है, वरना आप अपने एजेंडे पे कायम हैं कि इस देश को सीपीआई, कसाई और ईसाई से मुक्त करना है। जी, अलग अलग समय में अलग अलग नारे आते रहे, लेकिन इस वक्त मणिपुर में जो हो रहा है और उसकी संवेदनशीलता को समझते हुए वहाँ जो कुछ होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री 36 सेकंड में अपनी बात मणिपुर पर कह करके चले तो गए, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक ऐसा मुद्दा दे दिया जिस पर पूरा का पूरा देश और उसमें भी खासकर बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, जिसका जिक्र ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, लेकिन बिहार और बंगाल का जिक्र भी सामने आ रहा है और इसलिए क्योंकि इन तमाम राज्यों में भाजपा का शासन नहीं है इस वक्त और वहाँ भी वैसे ही हालात हैं जैसे हालात मणिपुर के हैं। ये आप ज़रा सोचिए कि क्या सचमुच मणिपुर के हालात बिहार के की तरह ही हैं, या छत्तीसगढ़ में वैसी ही हालत है, या राजस्थान में या बंगाल में ऐसी हालत है। अगर ऐसी हालत है तो इन तमाम राज्यों में शांति बहाली की ज़रूरत है। शांति बहाली की ज़रूरत इस देश को है और सबसे पहले और सबसे बड़ी शांति वहाँ इस देश को तब है जबकि सियासत जो है वो घिनौनी ना हो। नफ़रत की सियासत से बाहर निकलें और घिनौने सियासत से बाहर निकलें और राजनीति को थोड़ा सा साफ़ सुथरी राजनीति में परिवर्तित करें। और कोर्ट पर सबको भरोसा है, कोर्ट को अभी फैसला सुनाना है,
राहुल गांधी पर भी फैसला सुनाना है और कोर्ट को जो स्वतः संज्ञान में लेकर के मणिपुर पर अपनी बात रखनी है वो भी सामने आना है, क्योंकि अगले शुक्रवार को मणिपुर पर भी चर्चा होनी है कोर्ट में, आने वाले शुक्रवार को। तो बहुत कुछ है और इन सब के बीच देश की राजनीति ऐसी चल रही है। जनता को जागरूक करना हमारा फ़र्ज़ है, वही हम करने की कोशिश